नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा भारत के इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो लास्ट क्लासेस है वो चैनल की प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसके अलावा डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन और टेलीग्राम पे उससे संबंधित पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री में कई सारी क्लासेस में ले चुका था। इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो जहां से मनुष्य सभ्यता की शुरुआत हुई थी वहां से अपन ने स्टार्टिंग की थी। स्टेप बाय स्टेप अपन ने कहानी मैंने आपको सुनाता गया। सिंधु घाटी से इंडस वैली से मैं बढ़ा आगे तो वैदिक काल की ओर बढ़ा। वैदिक काल में भी दो प्रकार के भाग थे, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक के बाद में मैंने आपको जो है वो जैन धर्म पढ़ाया। जैन धर्म में क्या क्या शिक्षाएं दी गई है, संस्थापक कौन रहे हैं, कब पैदा हुए थे, कब उनका निर्वाण उनको प्राप्त हुआ था, कब उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, कहां पे हुई थी, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। बौद्ध दर्शन के बारे में आपको बता चुका हूं। ये दोनों धर्मों के बारे में जानने के पश्चात में अपन अब बढ़ रहे हैं महाजनपद काल पे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये फलाना फलाना जो शासक है ये बुद्ध के समकालीन रहा है तो आपको समझ में आ जाए कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बुद्ध कौन था। वरना फिर एक नई कहानी आ जाती है कि यार आखिर ये कौन थे बुद्ध जी। तो उसकी जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूं मजेदार तरीके से। उम्मीद करता हूं याद होगी सबको, उम्मीद करता हूं। बाकी तो फिर वो उम्मीदों पर कई लोग खरे भी नहीं उतरते। ठीक है, खैर नेक्स्ट जो है वो महाजनपद काल की जो स्टार्टिंग की थी, फटाफट से इसको 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। जो अनुपस्थित थे उनके जहन में भी जो कहानी चल रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, महाजनपद काल, महा मतलब विशाल, शब्द का अर्थ बताते हैं, जन का मतलब लोग होता है, पद जो है जहां पे बहुत सारे लोगों का समूह जो एक साथ रहते हैं उसको महाजनपद काल कहा जाता है। ठीक है, जनपद होते हैं छोटे और कई सारे जनपदों का समूह होता है महाजनपद। ठीक है, ऐसे महाजनपद जहां पे साम्राज्य बसते गए, धीरे 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 राजाओं का काल आता गया। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, उसके पहले राजाओं का काल नहीं था। उसके पहले सिर्फ जो है सभ्यता थी जहां पे लोग रहते थे, वो खाते थे, रहते थे, कैसे उनका निवास था, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, महाजनपद काल का अर्थ होता है विशाल लोगों का समूह। ये नगरीय व्यवस्था थी। नगरीय व्यवस्था जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता भी थी, और जबकि वैदिक काल जो था, वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब वहां के लोग जो है वो पक्की ईंटों वाले मकानों में नहीं रहते थे, नालियां अच्छी तरीके से नहीं बनी हुई थी, रोड अच्छी तरीके से नहीं बने हुए थे। ठीक है, ये भी नगरीय व्यवस्था थी। नगरों में कुछ नाम जो चंपा, श्रावस्ती वगैरह जो है वो ये इंक्लूड रहते हैं। बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में जो महाजनपदों के बारे में उल्लेख किया है, जो भारत में जो जनपद रहे हैं पहले, बड़े विशाल जो जनपद रहे हैं, बड़े साम्राज्य रहे हैं, वो 16 प्रकार के रहे हैं। ठीक है, 16 प्रकार के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2-4 नाम अगर अपने जीवन में सुकून के लिए अपन जानना चाहे, गांधार हो गया, तक्षशिला हो गया, अपने कुरु जहां पे महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र वो हो गया, अंग प्रदेश हो गया, चंपा हो गया, श्रावस्ती हो गया, लुम्बिनी हो गया, ये कई सारे साम्राज्य वहां पे एस्टेब्लिश थे। ऐसे 16 प्रकार के महाजनपदों के बारे में इन दोनों ग्रंथों के अंदर बताया गया है। क्लियर? जातक कथाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मतलब जो ग्रंथ है ना, इनमें कुछ कथाएं होती है, जातक उनको बोला जाता है बौद्ध धर्म में, जो ग्रहण करते हैं शिक्षा को महात्मा बुद्ध के माध्यम से दी गई और फिर उसको प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो जातक बोलेंगे उनको बौद्ध धर्म में। और जातक कथाएं किससे संबंधित रहेगी? बौद्ध धर्म से। क्लियर? सबसे पहले महाजनपद में एक जो सबसे पहले और प्राचीन जो विशाल साम्राज्य शुरुआत हुई थी वो था मगध साम्राज्य। प्रथम और व्यापक साम्राज्य था ये। ठीक है, इसी के अंदर, इसी साम्राज्य के अंदर जो है वो एक बहुत महान और चक्रवर्ती राजा पैदा हुए हैं, उसका नाम है अशोक महान। मैंने आपको लगभग 3-4 बार बता चुका हूं 3 प्रकार के महान इंसान जिनके नाम के पीछे महान जोड़ा जाता है। मैं अकेला उनका नाम नहीं लिखूंगा, उसके पीछे महान शब्द लगाया जाएगा। महान उसको बोला जाएगा जिसने छोटे मोटे राज्यों पर राज नहीं किया है, उसने पूरे भारत पे राज किया है, जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बड़ी होती है, छोटी मोटी सोच नहीं रखते हैं वो। लाइक जैसे छोटी मोटी सोच, सपोज आप तैयारी कर रहे हैं, किसी ने सोचा यार मेरा तो ग्रुप डी में ही हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी बात है, और किसी की सोच होती है नहीं भैया मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। वो बात अलग है कि अपन ने ऊपर के जो है फल पे निशाना बांधा, तीर वहां तक नहीं पहुंचा, नीचे तो लगेगा। तो ज्ञान उस लेवल का अपन हासिल करें, सोच बड़ी रखें। ठीक है, तो मगध साम्राज्य की अपन शुरुआत करते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में जो जानकारी है वो मगध साम्राज्य था, ये जानकारी अपन को कहां से मिली? 4 प्रकार के वेद होते हैं। कौन कौन से? यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद जो किससे संबंधित है?
जादू टोनों से संबंधित है, उसमें जानकारी मिलती है मगध साम्राज्य के बारे में। क्लियर? मगध साम्राज्य नाम का एक साम्राज्य हुआ करता था, यह जानकारी अथर्ववेद में मिली है। और इसकी जो राजधानी थी वो गिरिव्रज या राजगृह थी स्टार्टिंग में। ठीक है, अधिकांशतः बौद्ध एवं जैन धर्म के समकालीन रहे इसके जो शासक थे, मगध साम्राज्य के जो शासक थे। क्लियर? 8वीं से 6वीं शताब्दी, दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हर्यक वंश ने यहां पे स्थापना, हर्यक वंश ने ही जो है मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। हर्यक वंश जो है वो सबसे पहले इस वंश के राजा शासक बने थे, कहां के? मगध साम्राज्य के। ठीक है, बिंबिसार सर्वप्रथम इसका शासक था जिसने हर्यक वंश की नींव रखी, जिसने मगध साम्राज्य की नींव रखी। क्लियर? तो मगध साम्राज्य की शुरुआत किसने की थी? बिंबिसार ने। ये रहा 544 टू 492 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व बात कर रहा हूं, ईसवी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ईसा पूर्व में मामला उल्टा चलता है। मैंने बताया था आपको, कल भी समझाया था, कई सारे बालकों को जो है वो ये समझ में नहीं आया था कि सर -2 कैसे बढ़ा है, -5 बड़ा होना चाहिए ना, जबकि -5 बड़ा है या -2 बड़ा है, और 2 बड़ा है या 5 बड़ा है। तो उल्टा जब अपन चलते हैं ना जीरो के पहले, तो जो जीरो के करीब आती हुई चीज है, जैसे अगर आप कभी साइंस पढ़ोगे, पढ़ी भी होगी, उम्मीद करता हूं कि पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो पीएच स्केल होता है कहां से कहां तक होता है? 0 से 14 तक। ठीक है, बीच में जो है वो 7 होता है, आधा। 7 के पहले वाला क्या होता है? 7 के पहले वाला अम्ल रहेगा, क्षार रहेगा? अम्ल रहता है। बाद वाला क्षार रहता है। पहले वाला एसिड रहेगा, बाद वाला बेसिक रहेगा। ठीक है, तो 0 से 7 तक जैसे जैसे अपन बढ़ते जाते हैं ना, तो जो जैसे 7 के करीब आते जाते हैं तो उसको बोलेंगे सबसे हार्डेस्ट एसिड, सबसे मजबूत प्रबल अम्ल। 0 अगर किसी का एसिड, अगर उसमें पीएच स्केल में बात करें तो वो कम है कंपैरेटिवली टू 6.5 7। शुद्ध जल का पीएच होता है 7, ब्लड का होता है 7.4, जो अपना ब्लड अपने बॉडी के अंदर बह रहा है। उसके आगे बढ़ते हैं तो बेसिक आता है। बेसिक 14 ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा प्रबल रहेगा, 7 के पास रहेगा तो कम रहेगा उसकी जो मजबूती की स्थिति है। ठीक है, तो ओवरऑल ईसा पूर्व की जो जानकारी है, ईसा पूर्व का मतलब भी यही है कि अपन उल्टे से चल रहे हैं, फिर 0 पे आएंगे, 0 से फिर ईस्वी पे चलेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो लगभग 3500 के आसपास से लेकर 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1650 ईसा पूर्व तक वो चली थी। फिर और आगे बढ़ते गए थे, ऋग्वैदिक काल आया था। ठीक, ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 600 से समथिंग आया था, 900 साल तक वो चला था। आगे बढ़ते, प्रथम शासक बिंबिसार, इसकी जो सत्ता स्टार्ट हुई थी 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इसकी प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी। हर्यक वंश के संस्थापक रहे हैं ये, और इनका साम्राज्य जो है वो दक्षिण बिहार में, अभी राइट नाउ दक्षिण बिहार है, वो पहले बिहार नहीं था, पटना और गया जिसको बोलेंगे, वहां तक इनका साम्राज्य था। मतलब अगर जैसे एक ये मैप, चलो मैप आगे बढ़ाऊंगा मैं। राजा प्रसन्नजीत की पुत्री कौशल देवी का विवाह इनके साथ किया गया, और काशी जो है वो बिंबिसार को दे दिया गया दहेज की फॉर्म में। ठीक है, दहेज की फॉर्म में दिया, मैंने कल बताया था, शामिल नहीं किया था, सिर्फ उसको जो है जैसे पीओके होता है ना, अपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो है अपने भारत के मैप में, पर अपना नहीं है, वो पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र में आता है, अपने क्षेत्र में नहीं आता। आईओके नहीं है वो, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, वो पीओके है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर जो है, पर फिर भी अपने मैप में काउंट किया जाता है। तो वैसे ही जो काशी था वो काशी दहेज में दिया था, पर काशी शामिल नहीं किया था बिंबिसार ने अपने उसमें। राज्य का शासन फिर भी जो है उसके ससुर जी चलाते थे। ठीक है, ये लाइन इसलिए बोल रहा हूं कि जो इनके पुत्र रहेंगे ना आगे, इन्होंने फिर काशी को अपने अंदर शामिल कर लिया था। काशी को बिंबिसार को दे दिया दहेज की फॉर्म में। जीवक इनका प्रसिद्ध वेद था, और महागोविंद जो है वो इनके प्रसिद्ध आर्किटेक्ट रहे, वास्तुकार रहे हैं। जीवक ये वही है जो मैंने बताया था कि उज्जैन गया था, उज्जैन के राजा बीमार हो गए थे, वहां से सही करके उनको वापस आया था, फेमस ये अपना वैद्य था। 492 ईसा पूर्व में इनके एक पुत्र था अजातशत्रु, इन्होंने इनकी मृत्यु, मतलब इन्होंने इनकी हत्या कर दी, और अजातशत्रु को इतिहास का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान में उद्धा को कहा जाता है। अजातशत्रु का जब हत्या कर दी तो सिंपल सी बात है, राजा वही बनेगा। 492 पे उनकी हत्या कर दी गई, 492 से लेकर 460 तक इनका शासन चला। जैसे ये मैंने कल समझाया था इनको पीओके वाला मामला। खैर, इसने सत्ता के लालच में अपने पिता की हत्या कर दी, काशी और वज्जी संघ को स्वयं के साम्राज्य में शामिल कर लिया। पहले इनका साम्राज्य छोटा सा था,
बिंबिसार के ज़माने में। पटना गया वगैरह दो तीन जो है वो रियासतें इनके अंदर थी। फिर जैसे अजातशत्रु राजा बना, उसने जो है वो काशी और वज्रशंग जो 2-3 साम्राज्य थे पास के, उनको भी अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, तो साम्राज्य बड़ा होता गया। ठीक है, शुरुआत इतने से हुई। अशोक के जमाने में 90% भारत बन जाता है मगध साम्राज्य। ठीक है, काशी और वज्रशंग को मिला दिया गया। राजधानी इन्होंने जो उनकी राजधानी क्या थी, गिरिव्रज, इन्होंने क्या राजगृह बना दी। ठीक है, और राजगृह ये वो स्थान है जहां पे प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीतियां कितनी हुई थी? 4। आज दिन तक अपने बौद्ध धर्म में जो संगीतियां हुई है, मैंने बताया आपको पहले भी, जो मीटिंग्स होती है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपने धर्म के डेवलपमेंट के लिए मीटिंग्स की जाती है, तो वो मीटिंग्स को ही संगीति बोला जाता है। जैन धर्म में कितनी थी? जैन धर्म में जो संगीतियां थी वो कितनी थी? 3 थी। वेरी गुड। और बौद्ध धर्म में 4। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई थी वो हुई थी कहां पे? राजगृह में। राजगृह पे शासन किसका चल रहा था? नहीं, अजातशत्रु का। बिंबिसार जी तो जा चुके हैं बेचारे, अब उनका पुत्र है वहां पे, और पुत्र जो है वो राज कर रहा है, और उसने अपनी राजधानी चेंज कर दी। पिता ने जो गिरिव्रज बनाई थी वो उसने राजगृह बना दी, और राजगृह राजधानी चेंज करने के बाद में वहां पे एक प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, और वो आयोजन में ये डिसाइड किया जाता है कि अपने जो है अपने महात्मा बुद्ध जो ज्ञान देके गए हैं इनको 2-3 ग्रंथों में अपन संकलित कर लेते हैं। तो उस टाइम पे 3 ग्रंथों में उन्होंने संकलित किया था। 3 पिटक महात्मा बुद्ध के कहलाए जाते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और एक और जो है अभिधम्म पिटक, मैंने लिखाया हुआ है आपको। तो ये जो प्रथम जो 2 ग्रंथ बने थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक, वो इसी संगीति में बने थे, और इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहां पे हुआ था? राजगृह में। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। क्लियर है कहानी? उसके बाद उसका पुत्र पैदा होता है उदयन। ठीक है, इसने गंगा और सोन नदी के किनारे एक पाटलिपुत्र नामक एक नगर बसाया। पाटलिपुत्र, जिसने जो जुड़े हुए होंगे, आप जुड़े हुए हैं इतिहास से तो आपने नाम सुना हुआ होगा, और नहीं सुना हुआ हो कोई बात नहीं, अपन सुना देंगे। गंगा और सोन नदी के किनारे एक पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? उदयन ने। और उदयन किसका बेटा था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु वही जिसने अपने पिता की, ठीक है, और अजातशत्रु ने ही जो है वो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। क्लियर है? कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, उसका पुत्र आया उदयन। अपन इन जो पुत्रों की जानकारी है ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो कुछ एक नगर बसाया ना, तो वो नगरों का कनेक्शन आगे वाली नॉलेज से है, इसलिए पढ़ रहे हैं। वरना शासक तो इनके जैसे मान लीजिए हर्यक वंश है, हर्यक वंश में लगभग 8 या 9 शासक हुए हैं, पढ़ेंगे ये 3 के बारे में। सिंपल सी बात है, क्योंकि इन्होंने जो है ये पाटलिपुत्र नगर बसाया, और पाटलिपुत्र नगर बसाया तो इसके बाद में जो राजधानी थी राजगृह, पहले राजधानी कौन सी थी? मगध साम्राज्य, गिरिव्रज। उसके बाद में उनके पुत्र ने राजगृह चेंज कर दी, फिर उनका बेटा आया, उसने पाटलिपुत्र बनाया, और उसकी राजधानी क्या बना दी? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो राजधानी चेंज कर दी। अभी ये जैन धर्म को मानता था उदयन। क्लियर? लिख लिया? बढ़े आगे? अच्छा ठीक, लिख लो लिख लो। समझ में आ रही है कहानी? एक साम्राज्य की कहानी सुना रहा हूं मैं तुम्हें, जिसका एक राजा था बिंबिसार नाम का। उसने साम्राज्य की शुरुआत की। मतलब होता है ना कि जब एक पिता था, पिता ने मेहनत की, छोटा घर बनाया, फिर जो है वो छोटे घर से उसका बेटा संतुष्ट नहीं था कि यार पिता जो है वो छोटी सोच वाले आदमी है, यार नहीं मेरा काम नहीं चलने वाला है, मेरी सोच बड़ी है। वो महत्वाकांक्षी आदमी था। तो उसने जो है वो उसके पिता से कहता पापा बड़ा घर ले ले। पापा कहता था तू खुश रहना यार, छोटा घर काफी है। तो उसने पिता की हत्या कर दी कि बस ये नहीं मानेंगे, ऐसे सटिया गए। ठीक है, तो वो उनको निपटा दिया, और निपटाने के बाद में खुद राजा बन गए, खुद उसके मालिक बन गए, रजिस्ट्री मकान की अपने नाम करा दी। ठीक है, पिता की संपत्ति में बेटे का अधिकार होता है। लेकिन रिसेंटली आज ही जो है वो आज नहीं, उत्तराखंड सरकार ने बेटी को भी उतना ही अधिकारी माना है जितना अधिकारी बेटा होता है। तो बेटियों को खुश हो जाना चाहिए उत्तराखंड में कि पिता की संपत्ति में मेरा भी बराबर का अधिकार है। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन तो था। उदयन ने पाटलिपुत्र चेंज कर दिया, बस इतना सा उसका काम था। उसके बारे में ज्यादा जानकारी अपन को नहीं रखनी है।
हर्यक वंश का जो अंतिम शासक रहा है, लास्ट जो है, वो था नागदशक। इसके पहले 3-4 शासक और रहे हैं, पर वो अपने बारे में, उनके बारे में जानने से अपने कोई अर्थ नहीं है। अंतिम शासक नागदशक रहा है, ये भी कोई जरूरत नहीं है जानने की, लेकिन उसका जो है ना, उसको मारा, उसका एक अमात्य था। अमात्य मैंने आपको बताया था, दीवान कह सकते हो आप, जब छोटी सी जागीर दे दी जाती है जिनको, उनके अमात्य शिशुनाग नाम का इंसान था। शिशुनाग नाम के मनुष्य ने उनकी हत्या कर दी। हत्या बोल सकते हैं या हराया बोल सकते हैं, क्योंकि हत्या का प्रमाण कहीं नहीं है कि मारा ही था, हो सकता है हराया और वो निकल गया हो कहीं किसी और स्थान पे। शिशुनाग ने जब उसको हराया तो वो साम्राज्य पे किसका अधिकार हो गया? शिशुनाग का। और शिशुनाग जी ने ही नाग वंश की स्थापना की। जो वंश चल रहा था पहले हर्यक वंश, वो खत्म हो गया, दूसरा वंश चालू हो गया, कौन सा? नाग वंश। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी? कोई घर में शर्मा जी रहते थे, शर्मा जी को हटा दिया, गुप्ता जी आ गए वहां पे। अब गुप्ता जी के बारे में पढ़ेंगे। अमात्य शिशुनाग शासक बन गया, और शिशुनाग जो है इसने नागवंश की स्थापना की। और इन्होंने जो है, जो राजधानी पाटलिपुत्र थी पहले, उसको, पाटलिपुत्र तो थी सही, इसके अलावा वैशाली को भी अपनी राजधानी बना दिया। इन्होंने 2 राजधानियां बना दी। क्लियर? इसके बाद इनके पुत्र होते हैं कालाशोक। कालाशोक ने जो है वो पाटलिपुत्र को हटा दिया और सिर्फ वैशाली को अपनी राजधानी रख दिया। ठीक है, और कालाशोक के ही काल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसमें 100 जोड़ दो, 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 483 में तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। 100 जोड़ो, 100 जोड़ो, कितना आएगा? ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, 483 ईसा पूर्व में 100 जोड़ो, कितना आएगा? 383। वेरी गुड। उल्टा चल रहे, ईसा पूर्व इसलिए बोला है मैंने। 483 ईसा पूर्व में 100 जोड़ेंगे तो 383 ईसा पूर्व आएगा। 100 घटाएंगे तब जाके 583 ईसा पूर्व आएगा। ऐसी बात है। तेरे को ऐसी बात समझ में नहीं आई क्या अभी तक? अच्छा, ओके, ठीक है। 383 ईसा पूर्व में, उसके जस्ट 100 साल के बाद में, जो वैशाली इन्होंने राजधानी बनाई थी, उसमें द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पहली तो राजगृह में, दूसरी वैशाली में। पहली कहां पे? राजगृह में। दूसरी, पहली कब आयोजित की गई थी? दूसरी कब आयोजित की गई? 383 ईसा पूर्व में। पहली किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अजातशत्रु। दूसरी काला अशोक से, कालाशोक याद, ये वो अशोक नहीं है, वो अशोक तो अलग आएगा, ये कालाशोक है। ठीक है, काला तालाब नहीं बोल सकते इसको कि कोई बोल दे भाई साहब काला तालाब है। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। उसमें जो है वो सुत्त पिटक और विनय पिटक 2 ग्रंथ बनाए गए थे प्रथम बौद्ध संगीति में। इसमें क्या हुआ कि इसमें 2 प्रकार के भागों में बौद्ध धर्म बट गया। जैसे जैन धर्म बटा था ना, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म मानने वाले 2 प्रकार के भाग होते हैं, 2 प्रकार के अनुयायी होते हैं। एक तो होता है श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और एक होता है दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, जैन मुनि जो है वो नग्न अवस्था में रहते हैं, और जो श्वेत वस्त्र धारण करके मुख पे जो है मुख को कवर करके रखते हैं, ताकि जीवाणु विषाणु कीटाणु भी श्वास के माध्यम से अंदर नहीं जाए, उनकी भी मृत्यु नहीं हो, क्योंकि उसमें अहिंसा शब्द को सबसे ज्यादा बल दिया गया है जैन धर्म में। 2 प्रकार के भागों में बौद्ध धर्म बट गया। एक तो था स्थविर, दूसरा था महासंघिक। स्थविर मतलब जो स्थिर रहे, जिन्होंने बौद्ध धर्म ने जो शिक्षाएं दी वो उन्होंने लाइफ टाइम मानी, और जो महासंघिक रहे उन्होंने जो शिक्षाएं दी उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर है कहानी? अब साहब, जो नागवंश था ना, वो नागवंश का जो एक शासक था लास्ट, वो था नंदवर्धन। उसको हराया एक इंसान था जिसका नाम था महापद्मनंद। क्या नाम था? महापद्मनंद। उसने नंदवर्धन को हराया। जो लास्ट शासक था उसका नागवंश का, नंदवर्धन, उसको हराया महापद्मनंद ने। हराया तो सिंपल सी बात है, वो अब सत्ता किसकी चलेगी? महापद्मनंद की। और नाम में नंद आ रहा है तो यहां से नंद वंश की स्थापना हो गई। समझ में आ रही है? एक वंश खत्म। कौन सा वंश खत्म हुआ पहले? पहले कौन सा था? हर्यक वंश। उसके बाद नागवंश खत्म। अब किसकी बारी आ गई? नंद वंश की। तो नंद वंश का जो प्रथम शासक रहा था वो कौन रहा था? महापद्मनंद। ठीक है, नंद वंश की इन्होंने स्थापना की। इनको पुराणों में, पुराण वही जो अपने वेद उपनिषद वगैरह जो रहे हैं, उसपे इनका जो नाम है ना वो महाक्षत्रांतक
कहा जाता है। महा मतलब बहुत विशाल, क्षत्र मतलब क्षत्रिय, अंतक मतलब अंत करने वाला। इनका जो साम्राज्य पहले इतना सा था नागवंश के जमाने में, पहले तो मगध साम्राज्य में इतना सा था, बड़ा अजातशत्रु ने थोड़ा सा बढ़ाया तो इतना बड़ा हो गया। फिर उसके बाद में नागवंश ने थोड़ा सा जो है वो बढ़ाया, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो गया। नागवंश के बाद में इन्होंने जो है आसपास के और साम्राज्य के जो रियासतों के जो शासक थे उनको मार दिया, क्षत्रियों को कत्लेआम करता था। तो इसलिए पुराणों में इनको जो है महाक्षत्रांतक कहा जाता है, क्षत्रियों का अंत करने वाला कहा जाता है। या दूसरा परशुराम का अवतार कहा जाता है। परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि उनको क्रोध बड़ा आता है, भयंकर क्रोधी है वो, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है उनको। और ये घटना आपने सुनी हुई होगी, देखी हुई भी होगी रामायण के अंदर, जब माता सीता स्वयंवर आयोजित करती है तो वहां पे प्रभु श्री राम आते हैं और धनुष को उठाते हैं और तोड़ देते हैं। सिर्फ धनुष उठाना था वहां पे, है ना, लेकिन वो तोड़ भी देते हैं साथ में। और धनुष किनका था? शिव जी का। तो शिव जी के भक्त थे परशुराम जी, उनको आया गुस्सा और वो आगे थे नीचे डायरेक्ट। साथ में उनका जो परसा होता है, ठीक है, हथियार बोलेंगे उसको, परसा जो है, तो वो गुस्सा होकर भयंकर क्रोधित हुए थे वहां पे। लेकिन वो प्रभु श्री राम थे कि जो उनका जो व्यवहार था वो इस लेवल पे विनम्र था, वो आते चरणों में गिर गए कि प्रभु मुझसे क्षमा हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। ठीक है, तो ओवरऑल भयंकर क्रोधी है, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है। इसलिए कभी सामने आ जाए तो थोड़ा सा पीछे हट जाना कि प्रभु माफ कर दोगी, रहने दो, बख्श दो मुझे, और ना डायरेक्ट गर्दन यहां से अलग करेंगे, पता नहीं कहां जाएगी। ठीक है, घनानंद, अब इनका जो शासक हुआ है, नंद वंश का भी ज्यादा मामला नहीं चला। अपना उद्देश्य ये वंश पढ़ना नहीं है, अपना उद्देश्य सीढ़ी बाई सीढ़ी छत पर जाना है। छत आएगी मौर्य साम्राज्य पर। स्टार्टिंग कहां से हुई? एक सीढ़ी तो चढ़ेंगे ना। तो पहली सीढ़ी हर्यक वंश की थी, दूसरी सीढ़ी कौन सी आई? नागवंश की, तीसरी आई नंद वंश की। नंद वंश का अंतिम शासक जो था धनानंद था। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के साथ युद्ध हुआ था। इसका युद्ध बेसिकली आमने सामने नहीं हुआ था, सिकंदर कभी भी इसके सामने नहीं आया था। ठीक है, वरना आ जाता तो घनानंद की कोई इतनी हिम्मत नहीं थी कि सिकंदर का सामना कर ले। ठीक है, यहां तक की कहानी, यह था रिवीजन। जो नहीं जुड़े हुए थे इस कहानी से वो अब जुड़ चुके होंगे। अब आगे पिक्चर में कौन सा एक्टर आएगा, कौन सा विलन आएगा, कौन कौन सी एक्ट्रेस को उठा के लेके जाएगा, ये सब आपको समझ में आएगी अब कहानी। ठीक है, बढ़े आगे। धनानंद जो राजा था 325 ईसा पूर्व में, जब सिकंदर की एंट्री हुई 327 ईसा पूर्व में, बेसिकली वो आया था अपने इंडिया के अंदर। आया क्यों था? क्योंकि कोई भी राजा जो था ना, जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, उनकी एक ख्वाहिश थी कि यार मैं अपने साम्राज्य में खुश नहीं हूं, मुझे और बड़ा बनना है, मैं अपने साम्राज्य को और बड़ा करूंगा। तो सिकंदर जो एक मैसेडोनिया नामक एक स्थान है ईरान में राइट नाउ, तो वहां का एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर महान। ये भी महान शब्द जोड़ा जाता है, सिकंदर महान, अशोक महान और अकबर महान। ये वो इंसान है जिन्होंने 90% भारत पर कॉन्कर किया था, जीता था। ठीक है, और जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक युद्ध नहीं लड़ने पड़ते हैं वहां पे। कई शासक कई प्रकार के, क्योंकि शक्तिमान कई होते हैं, वहां सामने टक्कर देने वाले भी मिले हैं उनको, पर फिर भी उनको जीत के वो आए और उनका जो साम्राज्य है वो अपने अंडर ले लिया। सिकंदर महान पे चलते हैं, फिर सिकंदर महान से वापस घनानंद वाली कहानी पे आएंगे। ठीक है, जो अपने भारत में आक्रमण हुए, आक्रमणों की शुरुआत, अपने भारत में एंट्रेंस की जो शुरुआत थी ना, वो तब से हुई थी। उसके पहले जो है वो डेरियस नाम का एक शासक आया था, पर वो ज्यादा अंदर तक नहीं घुस पाया। वो हिंदू कुश पर्वत जो जम्मू कश्मीर के आसपास पड़ता है वहां तक एंटर हुआ और निकल लिया था, यूनान से आया था वो। ठीक है, वो ज्यादा एंटर नहीं कर पाया। सिकंदर महान बहुत ज्यादा अंदर घुस चुका था, हराते 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 हराते, जैसे मान लो ये, ठीक है, वापस से बोलूंगा मैप की शक्ल पे ना जाए, यहां तक तो नहीं था, ये यहां तक था अपना भारत जो था। वाह यार, और कटाकुटा हो गया इसका। ठीक है, ये भारत साम्राज्य था उस टाइम पे। यहां से वो एंटर हुए, यहां से भी एंटर होते थे। यहां था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य बेसिकली यूपी और बिहार की सीमा को बोला जाता है। यूपी बिहार जो वर्तमान में है, समझने के लिए बता रहा हूं मैं। यहां से छोटे से जो शुरुआत की थी हर्यक वंश ने, उसके बाद में जो है वो उनके बेटे ने 2 साम्राज्य और मिला दिए, काशी और वज्जी संघ। उसके बाद में जो है
उनका जो बेटा हुआ उदयन, उदयन ने पाटलिपुत्र वगैरह और बसा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ नेपाल है, पर नेपाल भी उस टाइम पे अपने अंदर ही था, ठीक है। उसके बाद में जो है उनके और पुत्र हुए तो उन्होंने साम्राज्य और बसा दिया। फिर नागवंश आया तो नागवंश ने यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी ये साम्राज्य और बसा दिया, मगध साम्राज्य और बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद में जो है घनानंद वगैरह जो आए उन्होंने थोड़े से एक दो साम्राज्य और बसा दिए। इन ये बस ही रहते बेचारे, इतने में से जो है सिकंदर महान अपने घोड़े लेके, अपनी सेना लेके, 10-20 लाख की सेना लेके एंटर हुआ, और घनानंद वगैरह के पास में इतना कोई विशेष सेना नहीं थी, हालांकि वहां तक वो पहुंच नहीं पाया, उसके पहले वो लौट चुका था। सिकंदर महान के बारे में अगर अपन पढ़े तो ये जो है इसके पिता की मृत्यु हो गई थी जब ये 20 साल का था, और जब ये राजा बना तो ये 20 साल का ही था, और जब ये लड़ने के लिए आया ना तो 20-22 साल की उम्र में जब ये भयंकर सेना लेकर लड़ने के लिए आ चुका था सबके सामने। एक 20-22 साल का लड़का तुमसे बोल दो एक दिन जाके भाई क्या नाम है 5 जनों से लड़के दिखाना है, तो 5 नहीं भाई साहब। खैर हालांकि वो इनकी ट्रेनिंग भी उसी लेवल पे होती है शासकों की, अपनी नहीं हुई है। आपको अगर युद्ध कौशल का आपको ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाए तो आप भी शायद 2-5 को तो उठा के फेंक ही दो, जैसे आरएसएस में सिखाया जाता है ना लट्टू माना। एक आरएसएस का कार्यकर्ता, एक आरएसएस संघ का कार्यकर्ता जो है वो एटलीस्ट 4 to 5 मेंबर्स को संभाल सकता है विद अ लकड़ी, विद अ स्टिच, एक लकड़ी के साथ में अकेला, जो असली में जिसने जो है वो वहां के जो इवेंट्स है वो आयोजित किए हैं, ठीक है। खैर आरएसएस का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। सिकंदर महान जब 20 वर्ष की आयु में ये बना राजा, आयु में ये राजा बन गया, ठीक है। 20 साल का जब ये था, और 327 ईसा पूर्व में ये भारत में प्रवेश किया इसने भारत विजय के लिए, भारत विजय हेतु भारत में प्रवेश। क्लियर। 327 ईसा पूर्व में ये आया, ठीक है। तुम्हारा भारत का नक्शा मिटाओ। 327 ईसा पूर्व में ये भारत में एंट्री ले चुका था, और इसने जब ये एंट्री हुई तो यहां पे सबसे पहले जो है यहां इसके आसपास तक जब ये आया ना तो यहां पे एक तक्षशिला नाम सुना होगा आपने। तक्षशिला का एक शासक था आम्बी, उससे बोला कि भाई साहब हम आ चुके हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो आम्बी ने कहा यार नहीं, मेरे पास फूल माला ही नहीं है, पैसे भी नहीं है मेरे पास इतने, तो पैसे नहीं है तो चुपचाप या तो जो मेरी दास्तान स्वीकार कर ले, वरना जो है फिर तैयार हो जाए युद्ध के लिए। तो सर्वप्रथम जो इनके अधीनता स्वीकार करने वाला जो शासक था उसका नाम था आम्बी। आम्बी कहां का शासक था? तक्षशिला का। सर्वप्रथम तक्षशिला का शासक, तक्षशिला के शासक आम्बी ने इनकी अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार की किनकी? सिकंदर महान की। एक सिकंदर की लाइफ में ज्यादा अपन घुसेंगे नहीं, एक सिकंदर का एक प्रसिद्ध युद्ध था उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन जो है वापस घनानंद वाले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। एक लिख लिया ये, एक जो युद्ध हुआ था सबसे प्रसिद्ध उसको बोलेंगे हाइडेस्पीस का युद्ध। इसमें मैं लिखाऊंगा नहीं, समझा दूंगा। हाइडेस्पीस, स्पीस, ओके। और तो खूब सारा मिटर गया, स्वीकार भी मिटर गया। हाइडेस्पीस या एक वितस्ता बोल सकते हैं इसको, वितस्ता का युद्ध। हाइडेस्पीस या वितस्ता का युद्ध बेसिकली क्या है कि जब सिकंदर जो है वो भारत विजय के अभियान पे निकला हुआ था तो मध्य एशिया में एक शासक हुआ करता था
इसका नाम था पोरस, राजा पोरस। और वो राजा पोरस भी छोटा मोटा हस्ती नहीं थी, बहुत भारी हस्ती थी। बहुत भयंकर ही उनके बीच में युद्ध हुआ, खतरनाक युद्ध हुआ। लाखों की तादाद में सैनिकों की मृत्यु हुई और लाखों की तादाद में ही जो है वो घोड़े, हाथी, इनकी सबकी मृत्यु हुई, वहां पे कत्ल किया गया उनका। हाइडेस्पीस का जब युद्ध हुआ, हाइडेस्पीस मतलब क्या है कि एक स्थान है, ये वितस्ता हाइडेस्पीस नामक एक स्थान है जहां पे सिकंदर और पोरस के, राजा पोरस के मध्य युद्ध हुआ। और उस युद्ध में सिकंदर जीत गया और पोरस को बंदी बना लिया गया, राजा पोरस को। राजा पोरस को वही बेड़ियों में जकड़ के जब जो है भरे दरबार में लाया जाता है सिकंदर के सामने, और वो घुटनों के बल बैठा हुआ होता है, उस टाइम पे जो है वो सिकंदर पूछते हैं उनसे कि बताओ आपके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। तब राजा पोरस जो है बिना डरे हुए, मोस्टली जो है जब अगर इस स्थिति में कोई इंसान होता है तो उसके अंदर जो है वो डर रहता है, चेहरे पे एक्सप्रेशंस जो है वो डर वाले दिखते हैं, पर वो 1% डरा हुआ नहीं था। बिल्कुल शान से वो बोला, गर्व से, कि आपके अंदर अक्ल होगी, आपके अंदर दिमाग होगा तो आप मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो उसके जो है ये गर्व वाले, उसके बिना डरे वाले हाव भाव देख के सिकंदर जो है बड़ा प्रभावित हुआ और उसने उस राजा को वापस से उसका साम्राज्य सौंप दिया था। तो इसलिए महान ऐसे नहीं हो जाते हैं, महान बनने के लिए जो है सैक्रिफाइसेस आने चाहिए। आपको सिर्फ पाना पाना ही महान नहीं कहलाता है, कभी कभी देना भी महान कहलाता है। ग्रहण करना सबसे बड़ी, कोई भी कर सकता है। आपको जो है मान लीजिए सपोज किसी से, अब चलो एक प्रेम की भाषा की बात करें, आप किसी से प्रेम ही ग्रहण करते जा रहे हैं, प्रेम लेते जा रहे हैं, सामने वाले को भी आप देंगे तो वो प्रेम कहलाएगा। लेना पाना ही सब कुछ नहीं होता है, कभी कभी न्योछावर करने को भी महान वाली कैटेगरी बोली जाती है। ठीक है, हाइडेस्पीस और वितस्ता का जो युद्ध है वो राजा पोरस एवं सिकंदर के मध्य हुआ था। राजा पोरस पुरु, कई जगह इसका नाम पुरु है। कई जगह पे सिकंदर को जो है, जो यूनानी ग्रंथ वगैरह है वहां पे अलेक्जेंडर बोला जाता है। ठीक है, ये जानकारी काफी है। अपने कहानी मैंने आपको सुना दी, कहानी जो है कोई नहीं पूछने वाला। हाइडेस्पीस का युद्ध किनके मध्य हुआ था? राजा पोरस और सिकंदर के मध्य। ठीक है, वितस्ता का युद्ध बोले, हाइडेस्पीस का युद्ध बोले। ये थी सिकंदर की कहानी। बढ़े आगे, क्लियर है यहां तक? किसी के जीवन में कोई क्लेश, कोई डाउट? किसी को नींद आ रही हो, कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है या बोरिंग टाइप की लग रही है? अरे ठीक है यार, इमेजिन करके चला करो कि वाकई में सिकंदर कितना महान रहा होगा, कैसा उसका जो है वो शरीर रहा होगा, कैसा वो घोड़े पे बैठ के आता होगा। भावनाओं में बह रहा है तो यार। तो राजा धनानंद पे अपन थे। ठीक है, राजा धनानंद जो था वो एक क्रूर शासक कहा जाता था। नंद वंश का जो शासक था धनानंद, और वो क्या है, वो इज्जत नहीं करता था किसी को। वो हर किसी को जो है यूं सोचता था भाई सब मेरे जूतों के नीचे, दुनिया रखो जूतों के नीचे, तू कहे तो बन जाऊं डीजे, वो वाला सीन था उसका, वो डीजे वाले बाबू की तरह। ठीक है, अब वो जब क्रूर था तो सिंपल सी बात है उसकी प्रजा उससे परेशान रही होगी। मैंने आपको कहानी सुनाई थी कुछ समय पहले भी, चाणक्य नाम सबने सुना होगा, जो चोटी वाले रहते हैं बिल्कुल, जो है बाल नहीं होते हैं माथे पे। रील्स आप देखे होंगे जब वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली तरीके से जो है भयंकर रौद्र रूप के साथ में जब वो बोलते हैं लाइंस, तो कुछ रील्स आती है, कुछ अच्छी अच्छी बातें वो बोलते हैं। कौटिल्य उनका नाम है, दूसरा कौटिल्य या चाणक्य। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, नाम मुझे नहीं पता शायद, पर उसको चाणक्य बोला जाता है। भारत का छोटा चाणक्य, भारत का छोटा कौटिल्य, वो भी छोटा सा है। उससे क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का दुनिया का क्वेश्चन पूछ ले वो सब बता देता है। आइंस्टाइन को बोला जाता है कि अपने जो बुद्धि लब्धि है 150 तक अपने IQ होता है। जब कभी आप अगर साइकोलॉजी पढ़े, चाहे वो हो सकता है RPSC के एग्जाम के लिए पढ़े या किसी भी की वजह से भी पढ़े, साइकोलॉजी में जो कही जाती है कि बुद्धि लब्धि जो अपने दिमाग होता है ना, अपने इंसान का दिमाग, उसका इंटेलिजेंट कॉफिशिएंट जो है
इंटेलिजेंट जो आईक्यू बोलते हैं जिसको, कि तेरी आईक्यू कम है, वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो 150 तक होता है हाईली। प्रतिभाशाली जो प्रतिभावान बालक होते हैं ना उनका 150 होता है। और अपन जो है वो पूरे एंटायर लाइफ में, आप भी और मैं भी, वो लगभग जो है 110 120 तक अपना आईक्यू होता है, 150 तक नहीं होता है। आइंस्टाइन के लिए कहा जाता है कि उसका आईक्यू जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रहा है। आइंस्टाइन नाम सुना होगा, ठीक है, प्रभाविकता का नियम जिन्होंने दिया है, वो आइंस्टाइन से भी ज्यादा आईक्यू की अगर मैं पर्सनली बात करूं तो इनका रहा है चाणक्य जी का। ये 150 क्या, इनका अगर और ज्यादा पैरामीटर होता ना तो उससे भी ज्यादा आईक्यू इनका था, चाणक्य का। इतने इंटेलिजेंट इंसान थे वो, संसार के सब चीजों के बारे में उनको नॉलेज थी। यूपीएससी जो एग्जाम होता है आईएएस का, वहां पे संसार में किसी भी प्रकार के कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए वो टफ कहलाता है। वहां पे आपको सब पढ़ना पड़ता है, आपको 5-6 सब्जेक्ट नहीं होते हैं, वहां पे सब्जेक्ट अनलिमिटेड है। वहां पे आपको साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, तो आपको संस्कृति भी पढ़नी पड़ेगी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ब्राह्मी लिपि क्या होती है, प्राकृत लिपि क्या होती है, खरोष्टी लिपि क्या होती है, सब जानना पड़ेगा, डीप जानना पड़ेगा। मैं तो आपको सिर्फ जो है एक मान के चलो, अगर एक किताब है उसकी 1-2 लाइनें पढ़ा रहा हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपके जीवन में भूख होगी ना ज्ञान की, जब कभी पढ़ना बड़ा मजा आता है इनके ये कहानियां पढ़ने में, भारत के इतिहास के बारे में जानने में, राजस्थान के इतिहास के बारे में जानने में, कि यार ऐसी ऐसी शख्सियतें हुआ करती थी। पहले मुझे भी बड़ा लगता था कि कहाँ है यार, क्यों भेजा कपाना है यार, लेकिन जब अपन जैसे लगता है ना कि नहीं यार जीवन में ज्ञान होना चाहिए अपने, तो वो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो ज्ञान बड़ा काम आता है लाइफ में। मैं आपके सामने बांट पा रहा हूं क्योंकि मैंने ग्रहण किया है, शायद मैं जीरो होता तो मैं बांट नहीं पाता। मैं आपको पढ़ाता हूं इतिहास, लेकिन उसमें मैं आपको साइंस भी घुसा देता हूं, मैं आपको जियोग्राफी भी घुसा देता हूं, मैं आपके उसके अंदर जो है कल्चर भी घुसा देता हूं, राजस्थान हिस्ट्री भी आ जाती है उसके अंदर। खैर, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जो रहे हैं वो घनानंद के शासन में वहां पे एक आम अमात्य रहे हैं, एक आम राजपुरोहित रहे हैं, आम आदमी के फॉर्म में। उनका अपमान किया था घनानंद ने भरे दरबार में, तो उनको चोट पहुंची। ब्राह्मण थे वो। अब ब्राह्मण आदमी जो है वो सत्ता नहीं करते हैं, क्योंकि सत्ता मतलब शासन करने के लिए चाहिए कि आपको कोई ना कोई मारना ही पड़ेगा। और ब्राह्मण ग्रंथों में जो है अहिंसा पे बल दिया है, वो मारते नहीं है किसी को, ठीक है। वो जो है वो इस चीज में बिलीव नहीं करते कि किसी को मारना है। क्षत्रिय धर्म जो है वो ये कहता है कि अगर आप सामने वाले को नहीं मारोगे तो वो आपको मार देगा, इसलिए सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, तो सामने वाले को मारो, ये क्षत्रिय धर्म कहता है, ठीक है। तो जब अपमान किया तो उस टाइम पे घनानंद से वो भरे दरबार में कह के आया था कि सुन ले, गिन ले तो तेरे कितने दिन तक तू यहां पे इस पे बैठा रहेगा सिंहासन पे, बहुत जल्दी तेरा सिंहासन गिरा दूंगा मैं। वो हंसा, रे क्या कर लेगा रे तू, बालक है रे तू। पर चाणक्य जो है अपनी चोटी में गांठ बांध के वहां से निकल गए, ये गांठ उसी दिन खोलूंगा जिस दिन तेरा शासन गिरा दूंगा मैं। फिर फाइनली जब वो बाहर आते हैं तब अब उन्होंने सोच लिया था भाई कैसे गिराना है, क्योंकि प्रजा ऑलरेडी परेशान भी थी। उनको क्या है, जैसे मान लीजिए अभी अपना अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी होता, प्रजा यहाँ की उससे परेशान होती, वो कभी भी कुछ भी बोल देते कि यार भाई साहब आलू घुसाओ सोना निकलेगा, तो वो जो है वो परेशान होती, तो अल्टीमेटली जो है वो ऑप्शन ढूंढती। आज मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो आप ऑप्शन ढूंढेंगे कि यार कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने भी ऑप्शन ढूंढने की फिराक में, पर ऑप्शन कोई था ही नहीं घनानंद के सामने। वो क्या मार देता था डायरेक्ट, पता लगता था भाई मेरे खिलाफ कोई आवाज उठ रही है। तो चाणक्य ने जो है वो एक युवक देखा जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त नाम था उसका युवक का, शूद्र जाति का था वो। शूद्र मैंने बताया था 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था वैदिक साहित्य में कही जाती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। शूद्र सबसे नीचे आता है, जो सबकी सेवा करते हैं, ठीक है, 4th ग्रेड कह सकते हैं आप उनको, अगर ग्रेड की अपना 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड में बात करें तो। शूद्र वृषल बोलते थे उनको, वृषल जो पुराणों में कहा गया है, वृषल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। चंद्रगुप्त शूद्र रहे हैं, और शूद्र जाति के जब वो मेहनत कर रहा था बंदा, बड़े हट्टा कट्टा आदमी को जब उन्होंने देखा और बड़ा दिमागदार था, तो उन्होंने उसको बुलाया था चाणक्य जी ने कि मैं तेरे को राजा बना दूं तो यहाँ का। उन्होंने सोचा यार सुबह सुबह पता नहीं क्या पी के आ गए बाबा यार, कि नहीं यार मजाक मत करो यार, मजाक नहीं कर रहा हूं तो हाँ बोल। वो बोले भाई ठीक है, मैं देख लेते हैं कि बस तुझे क्या है, मैं जैसे बोलूं वैसे करना है। तो उसने कूटनीति अपनाई, चाणक्य ने प्रजा को एक किया, प्रजा के अंदर उसको लीडर बनाया,
और लीडर बना के जो है, लीडर तो वो था लेकिन उसके बिहाफ पे जो कहना है उनको, आगे सामने क्या भाषण देने हैं, वो कौटिल्य जी डिसाइड करते थे। क्या क्या उनको वादे करने, रोड बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, रोजगार देंगे, तो ये वाले वादे जो है वो चंद्रगुप्त कौटिल्य के कहने पे करते थे। फाइनली घनानंद को हराया, घनानंद को मारा, और वहां जो शासक बना वो कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। तो घनानंद का खत्म, तो नंद वंश खत्म। अब साम्राज्य किसका चालू हो गया? मौर्य वंश का। समझ में आई कहानी? अपन को यहां पे आना था। यहां पे आने के लिए अपन ने हर्यक वंश पढ़ाया, अपन ने जो है वो नाग वंश पढ़ा, अपन ने नंद वंश पढ़ा। वो वंश पढ़ने के बाद में अपन फाइनली कहां पहुंचे? मौर्य साम्राज्य पे। ठीक है, तो जो टॉपिक है अपना वो क्या है? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य। कहानी लिखाऊं? हाँ सर, जबरदस्ती। या क्या वो उसकी हिंदी लिटरेचर की क्लास चल रही है क्या? हाँ सर। मैं सिर्फ कहानी इसलिए सुनाता हूं ताकि एग्जाम के टाइम पे तुम्हें रटने, जो रटन विद्या होती है वो काम नहीं आती है, समझने वाली विद्या ही काम आएगी हमेशा। और अपने दिमाग के अंदर कोई भी चीज जो है वो इस लेवल पे सेटल्ड करनी है आपको। आप अगर कोई भी लाइन पढ़ रहे हो ना, जैसे मान लो लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स होती है ना, बुक्स, एक बुक के सारे दूसरी बुक रखी रहती है, ऐसे एक बुक हटा दो तो दूसरी गिरेगी। तो अल्टीमेटली क्या है कि अपने अगर कोई भी लाइन आप पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग में कोई उस चीज से को रिलेशन में, उस चीज का कोई रिलेशन हो वर्तमान में, वो याद रखा करो। जैसे मान लो सपोज कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, उदाहरण के तौर पे अगर मान ले आपसे कहा गया कि भाई साहब कुंभलगढ़ का किला कहाँ है, तो आपने सोचा कि यार कहाँ है, वो बहुत सारे किले अपन पढ़ते हैं, बहुत सारे स्थान पढ़ते हैं। राजसमंद अगर अपन को याद रखना है तो ये याद रखना, राजसमंद में आपका कोई दोस्त रहता है। अच्छा, मान लो सपोज XYZ नाम का दोस्त है कि यार XYZ जो है वो राजसमंद का है, राजसमंद में ही जो है कुंभलगढ़ का दुर्ग है। तो जो वर्तमान की स्थिति से अपन चीजें याद रखेंगे ना, तो क्या है कि सहारा मिलता है उस चीज को याद आने में उस समय पे। वरना क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब चार ऑप्शंस अपन देखते हैं। याद होता है पर फिर भी चार ऑप्शंस में अपन को लगभग, अगर मान लो फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपका दिमाग भी बोलेगा यार पढ़ा तो था यार, पर यार याद नहीं आ रहा। वो 50-50 रहते हैं उसके अंदर कि यार कौन सा सही करे, कौन सा सही करे। और जो सबसे पहले क्लिक होता है ना दिमाग में कि यार ये सही हो सकता है, फिर वो दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो और कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि आंसर वही होता है जो दिमाग सबसे पहले उसको रिकॉल कर लेता है। लेकिन कंफ्यूजन के चलते अपन जो है ना दोनों में से वो सही करने की जगह उसको गिराते हैं और फिर अल्टीमेटली वो गलत निकलता है। खैर, तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। घनानंद से कहानी चालू करेंगे। घनानंद को कौटिल्य, चाणक्य या इनका जो मूल नाम था वो था विष्णुगुप्त। घनानंद को कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से सत्ता विहीन कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य का शासक बना दिया। मगध साम्राज्य का शासक बना दिया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में और अगर किसी के जीवन में ज्यादा भूख हो तो जानना हो तो विष्णुगुप्त या
कौटिल्य जी या चाणक्य ने एक ग्रंथ लिखा था, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, अर्थशास्त्र उनका नाम था ग्रंथ का। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अर्थशास्त्र अगर जिसने पढ़ लिया तो उसको जो है वो अगर कोई बिजनेस पर्सनालिटीज है तो उनके जीवन में बड़ा काम आता है, ठीक है। और इसके अलावा एक विशाख दत्त नाम का एक इनका चाणक्य के समय पे ही जो है एक मंत्री रहे थे, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मुद्रा राक्षस। ये दोनों ग्रंथों में मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत और व्यापक जानकारी है। किसी को ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये दोनों ग्रंथों को बारे में जो है वो घर पे जाके या लाइब्रेरी जाके पढ़े, ठीक है। इस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ज्यादा विशेष, ठीक है। विशाख दत्त लिखा देता हूं मैं ये, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मुद्रा राक्षस निम्न में से किसके द्वारा रचित है। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस एवं चाणक्य के अर्थशास्त्र नमक हो गए, नमक की जगह नामक ग्रंथ से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। क्लियर है यहां तक? लिखो, समझ में आ रही है ना कहानी? बढ़े आगे। बढ़े आगे। मौर्य साम्राज्य सर्वप्रथम जो है पूरे इतिहास में, पूरे संसार में सर्वप्रथम एक बहुत ही मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण है। प्रशासनिक व्यवस्था का अर्थ होता है, एक तो होती है व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था और एक होती है प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। मैंने आपको एक उदाहरण देकर समझाया था कि सबसे मजबूत अगर पावर है, आईएएस में कलेक्टर में इतनी पावर नहीं होती है जितने एक सचिव के अंदर होती है। सचिव के पास में जितनी पावर होती है ना उतनी आईएएस के पास में नहीं होती है। आईएएस की स्टार्टिंग होती है, फिर वो सीनियरिटी के आधार पर जो है वो धीरे धीरे अपग्रेड होके जो है वो सेक्रेटरी, हेड सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी बनता है राज्य का। फिर राज्य के सेक्रेटरी से वो केंद्र के सेक्रेटरी पे आता है, केंद्र के सचिवालय पे आता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है सत्ता अल्टीमेटली उसके हाथ में होती है। अब ये जो कलेक्टर से चीज वहां तक पहुंची, ये जो एग्जाम देके जाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर काउंट किया जाता है, वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है। आईएएस की फुल फॉर्म भी जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ठीक है। तो प्रशासन जो है वो पढ़े लिखे लोगों से चलता है। मतलब एक पूरा जाल, एक जो शुरुआत में एक उच्च अधिकारी रहेगा, उसके नीचे उसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव अधिकारी रहेगा, फिर उसके बाद में जो है वो लोकल जो है रीजनल अधिकारी रहेगा, रीजनल के बाद में वो जो है जोनल अधिकारी रहेगा, जोनल के बाद में जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो जिला का अधिकारी आता है वो रहेगा, जिले के बाद में जो है तहसील स्तर पर होते हैं जो तहसीलदार बोलेंगे। आरएस से शुरुआत होती है, तहसील संभालते हैं, तहसील से जो है फिर वो जिले पे आते हैं, जिले से फिर जो है राज्य पे आते हैं, जिले से संभाग पे आते हैं,
संभाग से आते हैं फिर राज्य पे, राज्य से आते हैं देश पे। तो ये इसको बोलते हैं पूरी प्रशासनिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था वो बोलते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद उसके मंत्री, कैबिनेट वेबिनेट। ये है राजनीतिक व्यवस्था, जो राजनेता होते हैं, जो इलेक्शन से चुने जाते हैं आम आदमी के माध्यम से कुछ समय के लिए। प्रशासनिक व्यवस्था स्थायी होती है और वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये संविधान की बात होगी। धन्यवाद मत बोलना इसके लिए। तो प्रशासनिक व्यवस्था, सर्वप्रथम मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो मौर्य साम्राज्य में ही स्थापित हुई थी। भारत का प्रथम व्यापक साम्राज्य था ये, भारत का प्रथम व्यापक। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जब आया ना तो उसने लगभग 40% 50% भारत पर अधिकार कर लिया था। वो जो छोटा सा साम्राज्य था वो इतना बड़ा कर लिया उसने। 6-6 हजार 8-8 हजार तो उनके सेना के अंदर हाथी शामिल थे, 30-30 40-40 हजार घोड़े थे, 6-6 लाख 8-8 लाख की सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी। कमजोर शासक नहीं था वो भी। और उसके बाद में जो है उसके वंश में आगे जब बढ़े तो फिर पैदा हुआ अशोक। उसने सेना और भयंकर बढ़ाई और खतरनाक तरीके से जब वो जाता था ना तो जैसे बाढ़ आती है ना वैसे ले जाता था सबको साथ में, सब लपेटे में आ जाते थे उसके जो उससे प्रेम से नहीं मान रहे। तो भारत का प्रथम व्यापक साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य बोलो या मगध साम्राज्य बोलो। एवं प्रथम सुदृढ़, मजबूत। सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत। कुछ शब्द अच्छे खासे लिखा दो ताकि तुम्हारे जो है लगे यार कि मास्टर में पढ़ा लिखा है। प्रथम सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था वाला साम्राज्य। ठीक है, वो लिखाऊंगा आगे वाला साम्राज्य मगध साम्राज्य था या मौर्य साम्राज्य था। इतने से तो नॉलेज होगी कि ऊपर टॉपिक क्या लगा हुआ है। भारत का प्रथम व्यापक साम्राज्य और प्रथम सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था वाला साम्राज्य जो था वो मगध साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य था। मगध नहीं बोलेंगे, मौर्य बोलेंगे, है ना। आप सही कह रहे हैं, मौर्य साम्राज्य बोलेंगे क्योंकि मगध वाला जो मामला था वो खत्म हो गया है। मगध तो छोटा सा था बेचारा, वहां से चालू करके इन्होंने पूरा भयंकर साम्राज्य बसा लिया। क्लियर? बढ़े आगे। एक मेगस्थनीज नाम का एक राजदूत था, नाम सुना होगा किसी ने। तो उसका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था इंडिका। इंडिका उसने लिखा इंडिया पे। तो इंडिया शब्द बाद में अंग्रेजों ने इजाद किया, लेकिन उसके पहले वो इंडिका लिख चुका था। ठीक है, तो मेगस्थनीज मेगस्थनीज के प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका में भी मौर्य साम्राज्य का उल्लेख है। इसके बारे में 2-3 लाइनें बताऊंगा मैं कि इस इंडिका में क्या क्या लिखा हुआ है। बताऊंगा, लिखाऊंगा नहीं। वो जो है वो नहीं पूछेंगे, कहानियां कोई नहीं पूछ रहा है। मेगस्थनीज का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्या नाम है उसका? इंडिका। इंडिया से इंडिका याद रखना, मैंगनीज से मेगस्थनीज याद रखना। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका में भी उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मौर्य साम्राज्य का। इंडिका में इसने पता है लिखा है कि जो है मौर्य साम्राज्य में लगभग 700 से 800 बुर्ज थे। बुर्ज मतलब जो अपने आप ये देखते हो ना, किले देखते होंगे, किलों के ऊपर जो बुर्ज बने रहते हैं वो 700-800 तो बुर्ज थे। 64 द्वार थे, 64 गेट थे पूरे किले में। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो किला था, 64 गेटों से जब चंद्रगुप्त मौर्य बाहर निकलता था ना जिस भी गेट से किसी समय पे, तो उत्सव मनाया जाता था कि भाई साहब आज जो है हमारे शासक बाहर निकले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का निकलना भी इतना आसान नहीं था उस टाइम पे। बहुत खतरनाक शासक था जिसके दर्शन भी नहीं होते थे लोगों को, आम लोगों को। इस अप्रोच में पहुंच चुका था वो, जीत के साम्राज्यों को। ठीक है, तो 64 प्रकार के गेटों का इसने उल्लेख किया है और चंद्रगुप्त मौर्य को बड़ा प्रतापी शासक बताया है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है प्रतापी शासक के साथ में जो है वो जनता का हित से भी बताया है इस ग्रंथ में, तारीफ की है उनकी। ठीक है, ये बात थी अभी तक मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की। अब जो अपन शासक चालू करेंगे वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो जो कहानी अभी तक जो थी, होता है ना जब हीरो, अगर मान लो
किसी भी हीरो की बात करें तो हीरो की जब शुरुआत होती है तो पहले वो छोटा सा दिखाया जाता है, फिर उसकी माँ के साथ जुल्म होता है या पिता की हत्या कर दी जाती है, पुलिस वाला होता है तो एक्सीडेंट में मार दिए जाते हैं, गाड़ी उल्टी पलटी खा जाती है, वो पेट में होता है, फिर हीरो पैदा होता है, हीरो खो जाता है कहीं पे, माँ पता नहीं कहाँ चली जाती है, हीरो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर बदला लेता है वो विलन से, उसको पता नहीं चलता है पर बदला तो बाद में लेगा वो, पहले पता लगेगा कि ये विलन था और ये मेरी माँ थी। ऐसी थीम होती थी पुराने मूवीज की, रेट्रो मूवीज जो होती थी, ऐसी थीम मैंने आपके सामने क्रिएट की। शुरुआत कहानी अल्टीमेटली हीरो पे आनी है, अपने हीरो थे अपने चंद्रगुप्त मौर्य, और ये भी कमजोर हीरो थे, सपोर्टिव एक्टर है। जो मेन एक्टर अपने आएंगे वो थे अशोक। अभी तो एक्टर आए नहीं है, अभी तो पहले तो थीम क्रिएट की गई, अभी तो धीरे धीरे जो है वो बच्चे से कहानी चालू हुई, फिर उसके बाद में जो है वो हर वंश से चीज चालू हुई, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं अपन। अब जो आगे आएगा वो सडनली जो एक पहले जूता दिखाया जाएगा, फिर कार से उतरेगा एक्टर, अशोक जी उतरेंगे, फिर वो अशोक जी का जो है वो एक शानदार सा एक पीछे से जो है गेटअप दिया जाएगा, फिर अशोक महान आएगा। वो 4 साल तक उसने जो है वो संघर्ष किया था राजा बनने के लिए, 4 साल तक वो लड़ा था अपने भाइयों से, फिर उसके बाद राजा बना, और राजा बनने के बाद 32 से 35 साल तक उसने राज किया, और खतरनाक राज किया उसने। ज्यादा खतरनाक मैं पढ़ाऊंगा नहीं, जो मुद्दा है जहां से उसका हृदय परिवर्तित हुआ था वो था कलिंग का युद्ध। कलिंग पड़ता है उड़ीसा में राइट नाउ, वहां पे युद्ध किया उसने, और उसने कत्लेआम मचाया, खतरनाक कत्लेआम मचाया। जमीन से लगभग जो है ना 20 से 30 फीट ऊपर लाशें बिछी हुई थी, इतनी सारे उसने जो है कत्लेआम, मतलब 20-30 फीट का अर्थ होता है जहां पे अपन बैठे, 10 फीट की हाइट होगी मेरे हिसाब से, 10 से 12 फीट की हाइट होगी, इस डबल फ्लोर तक लाशें बिछी हुई थी, इतने लोग उसने मारे। ब्लड जो है वो जो पानी का जो कलर होता है वो लाल हो गया पूरा, किसी के हाथ कहां कटे हुए हैं, किसी के मुंह कहां कटे हुए हैं, किसी के पैर कहां कटे हुए हैं। जब वो देखा ना अशोक ने तो वो सोचा कि यार क्या किया है मैंने ये, फिर वहां से वो उसका हृदय परिवर्तित हुआ, और वहीं से जो है उसने अपना सब कुछ क्षत्रिय धर्म छोड़ा, अपना टाट बाट छोड़ा, और फाइनली जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसके बाद में जो है वो बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि किसी को मारो मत, चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपनी प्रेमिका वगैरह सबको छोड़ के। अगर इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए अशोक की तो आप एक शाहरुख खान की मूवी अशोका करके आई थी बहुत पहले, वो देखना, वो उसी पे बेस्ड है पूरी, अशोका, ठीक है, अशोका। आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी जो है वो कल पढ़ेंगे, कल सुनेंगे, सुनाया जाएगा आपको। मजा आया, जीवन तृप्त हुआ, नई चीजें जानने को मिली, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जो है वो सब जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लासेस हैं, पढ़ाया गया जो ज्ञान है, बांटा गया जो ज्ञान है, इससे जुड़े होंगे। बाकी जो नए मेहमान हैं वो मेरी बाकी क्लासेस जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डेली शाम को क्लास अपलोड कर दी जाती है, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन के माध्यम से मेरी क्लास आपके मोबाइल में पाइए, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय माता दी, गुड नाइट।